नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो अभी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए तो वेरी यूज़फुल है ही है। इसके बाद आगामी ग्रुप डी हो गया, फिर ये 2026 की भर्तियां हो गई एएलपी टेक्नीशियन, इन सभी के लिए यानी रेलवे के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जहाँ से एनसीईआरटी से सवाल आते हैं साइंस में, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक अमूमन आप क्या करते हो, इनको इग्नोर करते हो और यहाँ से एक्चुअल में साइंस के ऐसे सवाल हैं कि जिनका आंसर आपको पता ही नहीं रहता है। तो कुछ ऐसे सवाल लगभग 20 के आसपास सवाल हैं जो रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी का हुआ है ना 101 शिफ्ट में, अभी लेटेस्ट 2025-26 में, उसमें ये सारे सवाल पूछे गए हैं और उनको चैप्टर वाइज देखते हैं कक्षा 6 से 8 के एनसीईआरटी के। वैसे इससे ज़्यादा भी सवाल इन कक्षा से आए हैं, लेकिन उनके मैक्सिमम के आंसर आपको 9-10 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लेकिन ये जो सवाल है ना 20 सवाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 6 से 8 तक की दृष्टि से काफ़ी टफ सवाल रहते हैं और काफ़ी कैंडिडेट को इसके आंसर पता नहीं रहते हैं। तो देखते हैं इन सभी क्वेश्चन। वैसे ग्रुप डी में टोटल आपके 2525 क्वेश्चंस पूछे गए 101 से, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो। सबसे अधिक फिजिक्स के आए हैं 900 क्वेश्चंस। सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज हैं, फिर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज हैं और फिजिक्स के चैप्टर वाइज है। और सबसे नीचे आपको मिल जाएंगी कक्षा 6, 7, 8 और मिसलेनियस। मिसलेनियस के 20 क्वेश्चन है, इसका अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि काफ़ी टफ सवाल है जो 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी में है ही नहीं। फिलहाल अपन देखते हैं। वैसे 2525 क्वेश्चंस में ये 20 क्वेश्चंस ऐसे अलग आए, बाकी सारा ये पूरा पोर्शन एनसीईआरटी में। और ये पूरी ई बुक आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग GK.in, और ऐप पर भी अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। और इन 20 क्वेश्चंस में से पादप में जनन, इस एक चैप्टर से 11 क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे हैं। जंतुओं में जनन से 2 सवाल, कोयला और पेट्रोलियम कक्षा 8 का है 1 सवाल, शरीर में गति कक्षा 6 का 1 सवाल, सजीव विशेषताएं और आवास 1 सवाल है, किशोरावस्था की ओर 3 सवाल है, अम्ल क्षार लवण 1 सवाल है। मैं यहाँ पर 20 में से केवल बायो की बात करूँ ना, तो 11 और 2 13, उसके बाद यहाँ पर 3 ये हो गए, 13 और 3 16 क्वेश्चंस। 20 में से 16 क्वेश्चंस तो बायोलॉजी के। इसलिए मैंने क्या किया था, कोर्स में बायो का 6 से 8 तक का अलग से पूरी पीडीएफ डाली थी। वो हमारी वेबसाइट पर ई बुक फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको ज़्यादातर सवाल मिल गए। अब देखते हैं कक्षा 7 का सबसे पहले चैप्टर है पादप में जनन से, ग्रुप डी में जो सवाल पूछे गए 11। उसका पहला सवाल, निम्नलिखित पादपों में से किस पादप में उसके फलों के फटने से बीज प्रक्षिप्त होता है। तो यहाँ पर जो बीजों के प्रकीर्णन का ये सवाल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह बीज कैसे जाते हैं। तो ये बीज फलों के फटने से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। तो किस में फटते हैं, तो वो आंसर है कैस्टर, अरंडी। अरंडी के अलावा आपके कक्षा 7 एनसीईआरटी में दे रखा है इस चैप्टर में कि अरंडी के अलावा एक और उदाहरण है बालसम। बालसम और अरंडी 2 ऐसे पादप हैं, इनका विस्फोट होने से प्रकीर्णन होता है बीजों का। तो कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उसके अंदर के बीज दूर तक प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसे विस्फोट या फटने की प्रक्रिया कहते हैं। अरंडी और बालसम इसके उदाहरण हो जाएंगे। और बाकी ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन में आपके जैंथियम है, यूरेना है। तो जैंथियम और यूरेना जैसे पौधों के बीच में हुक होते हैं जो जंतुओं के शरीर में चिपक कर फैलते हैं। तो ये हुक होते हैं। बीज प्रकीर्णन इसलिए जरूरी है जैसे कि सभी बीज एक जगह यदि गिर जाते हैं तो उसी जगह पर उन बीजों में पोषण के लिए कितनी प्रतिस्पर्धा रहेगी, धूप, जल, खनिज के लिए। इसलिए प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, ताकि उनका पूर्णतः विकास हो सके, उनको पूर्णतः पोषण मिल सके, प्रकीर्णन जरूरी है। तो 6 से 8 तक की पूरी जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसमें अपन देखेंगे पादपों में जनन वाले में इसका थोड़ा और विस्तार से दे रखा है, ताकि इससे संबंधित और सवाल आए तो आपके गलत न हो। तो बीज प्रकीर्णन है, तो प्रकीर्णन में पवन द्वारा सारे सवाल, इसको आप देख लेंगे ना, सारे सवाल नीचे के हल हो जाएंगे। पवन यानी हवा से एक जगह से दूसरी जगह बीज कौन से जाते हैं, एक तो पंख युक्त बीज जाते हैं, एक आपके रोम युक्त बीज जाते हैं, ये 2 बीज, और घासों के हल्के बीज, इस टाइप के बीज हवा से एक जगह से दूसरी जगह प्रकीर्णित होते हैं। तो पंख लगे होते हैं वो बीज है सहजन और द्विफल। सहजन को ड्रमस्टिक कहते हैं, द्विफल को मैपिल कहते हैं। और जो रोम है, रोम यानी बालनुमा, ठीक है, बालनुमा रोम युक्त बीज हैं, उसमें आपका आँख जैसे मदार कहते हैं और सूरजमुखी होते हैं। ये पवन द्वारा मदार, आँख और सूरजमुखी रोम युक्त होते हैं। पंख युक्त में है आपका ड्रमस्टिक और द्विफल है। अब जल द्वारा कौन से बीज जाते हैं, तो जल द्वारा जो तैरने वाले स्पंजी और तंतुमय फल होते हैं, जैसे नारियल जल द्वारा एक जगह से दूसरी जगह है। जंतुओं द्वारा जो आपके ऑप्शन में दे रखे थे यूरेना और जैंथियम, यूरेना और जैंथियम है, ये जंतुओं द्वारा एक जगह से, देखिए क्योंकि ये कांटेदार होते हैं और जंतु की त्वचा पर चिपक कर ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये कांटेदार और हुकदार होते हैं यूरेना और जैंथियम। और नीचे 4 नंबर पर आपको दे रखा फलों के फटने से, उसमें आपका एरंड और बालसम आ जाते हैं। फटने से एक जगह से दूसरी जगह बीज चले जाते हैं।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके कंट की या फिर कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती है जंतु के शरीर से चिपक कर परिकीर्णित होते हैं। अभी आपको ऊपर बताया है यूरेना और ज़ैंथियम। ज़ैंथियम और यूरेना के बीजों की सतह पर छोटे छोटे हुक होते हैं, कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं जो जंतुओं की त्वचा पर चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बाकी आपको बता दिया है सहजन हो गए और जो द्विफल है इसके बीज होते हैं पंख युक्त बीज होते हैं यानी हवा के द्वारा, और रोम युक्त होते हैं मदार का है सूरजमुखी के रोम युक्त होते हैं जो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और नीचे हमने पूरी व्याख्या दे रखी है। अब तीसरा सवाल है बीज प्रक्षेपण की प्रक्रिया किसमें सहायक होती है। ये भी कहीं ना कहीं बीजों के एक जगह से दूसरी जगह प्रकीर्णन से संबंधित है। तो पौधों के नए भौगोलिक परिवेशों में उगने से, बीज का आकार बढ़ाने से, एक ही पौधे पर नए फूल उगाने, स्वपरागण को बढ़ावा। तो बीज प्रक्षेपण यानी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये नए भौगोलिक परिवेश में उगना है, अलग जगह पर उगने के लिए। तो पौधों को अपनी प्रजाति के विस्तार में मदद करता है। इससे पौधे नए और दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर अपनी पकड़ बना पाते हैं। तो विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। यदि सभी बीज एक ही जगह गिरेंगे तो वहाँ पर पोषण में अभाव आएगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा रहेगी। तो बीज प्रकीर्णन के तीन मुख्य लाभ है कि सूर्य का प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा कम होती है, पौधे को नए आवास में, नए जगह पर फैलने में मदद मिलती है, प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है कि एक जगह पर संकट आ गया तो यदि उसी जगह पर उस पौधे के बीज हुए, अन्य कहीं पर भी नहीं है, तो उसकी पूरी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। अन्य और जगह पर है जहाँ पर संकट नहीं आया है तो उसकी प्रजाति का अस्तित्व बना रहेगा। अगला सवाल है बीजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पवन प्रक्षेपण में सहायक होती है। हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, एक तो पंख युक्त बीज आपने देखा सहजन और द्विफल है, रोम युक्त बीज जो आक, मदार और फिर सूरजमुखी के हैं, ये दोनों ही हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। हवा के द्वारा सहजन और मैपिल और मदार और फिर सूरजमुखी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जल का बता रखा है नारियल। अगला सवाल है निम्नलिखित पौधों को उनके बीज प्रक्षेपण की सही तरीकों से सुमेलित कीजिए। बीज प्रक्षेपण जैसे इसका आंसर ऑलरेडी सही करके हमने दे दिया है। कैस्टर, कैस्टर किसे कहते हैं, अरंडी को, ठीक है। तो ऊपर आपका अरंडी दे रखा था, बालसम दे रखा था, तो वो फटने से तो ये विस्फोट से हो जाएगा। तो चौथे का डी है। तो सीधा यदि आपको पता होता कि चौथे का बी है तो दो विकल्प आपके सामने रहते, पहले का सी, तो पहले का सी इसमें भी है। तो पहला है डंडेलियंस, ये पवन द्वारा, और फिर यहाँ पर आपका दे रखा है कमल, तो ये जल द्वारा, आम है ये जंतु, और कैस्टर है विस्फोट से। कमल जल में होता है। तो ये डंडेलियन हल्के और रोमयुक्त होने के कारण पवन द्वारा, कमल स्पंजी फल होने के कारण जल द्वारा, आम गुदेदार फल होने के कारण जंतुओं मनुष्य सहित द्वारा, कैस्टर फलों के अचानक फटने के, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पादप की पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं हो सकती है। पत्ती के किनारे कलिकाएं, ब्रायोफिलम। तो पौधों में जब अलैंगिक कायिक जनन की बात आती है, यानी पौधों के जो भागों के द्वारा जो जनन होता है, अलैंगिक जनन का भाग होता है, तो उसमें ब्रायोफिल्म की पत्तियां होती है ना, वो भी कायिक, जो अलैंगिक जनन है ब्रायोफिल्म की पत्तियों के द्वारा भी होता है। ब्रायोफिल्म जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं, ऐसा पौधा जिसमें पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता है। इसकी पत्तियों के किनारे पर क्या होती है, कलिकाएं होती हैं। जब ये पत्तियां गीली मिट्टी पर गिरती हैं तो प्रत्येक कलिका एक नए स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होती है। तो कलिका से नया पौधा ये पत्ती से है, तो कायिक प्रवर्धन हो जाएगा जिसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ पौधे के कायिक भागों से नया पौधा तैयार हो रहा है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल किस प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। जल और पोषक तत्व रहते हैं तो शैवाल उदाहरण हो जाएगा खंडी भवन, जिसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो एक शैवाल है, ये खंडी भवन है, जिसे आप कह सकते हो फ्रेगमेंटेशन, इसके द्वारा प्रजनन करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में शैवाल का शरीर दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया शैवाल बना जाता है। ये प्रक्रिया बहुत कम समय के बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती है। मुकुलन मुख्य रूप से यीस्ट में देखा जाता है, यीस्ट में होता है मुकुलन, शैवाल में खंडी भवन। ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो थोड़ा एनसीईआरटी वाला मैं पोर्शन बता देता हूँ। जनन के प्रकार में आपके अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये कक्षा 7 का ही है। अलैंगिक जनन की विशेषताओं में देखिए, अलैंगिक जनन में बीज या बीजाणु के बिना बिना बीज का नया पादप तैयार होता है। ये तेज, सरल और सुनिश्चित प्रक्रिया है। संतान अपने जनक के समान ही होती है अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में पहला आपका कायिक प्रवर्धन आ गया, और कायिक प्रवर्धन में पौधे के कायिक भाग हैं, जो जड़ है, तना है, पत्ती है, इनसे नया पौधा तैयार होता है। तो ये उदाहरण इनके इंपॉर्टेंट है कायिक भाग में, जैसे कि तना, तना भी कायिक भाग है। तो तने की कलम से
गुलाब और चंपा में कायिक प्रवर्धन में तने की कलम से होता है। ब्रायोफिलम में पत्तियों के किनारे से कलिकाएं निकलकर शक्करकंद और डहेलिया में जड़ से नए पौधे तैयार होते हैं। कैक्टस में विलग्न भाग से नया पौधा बनता है, यानी कैक्टस का जो आप देखते हो उसका एक भाग अलग करके आप नया पौधा तैयार कर सकते हो। शकरकंद डहेलिया जड़ है, ब्रायोफिलम है पत्ती है, गुलाब और चंपा है तने से। ठीक है। यीस्ट में होता है मुकुलन द्वारा जनन। मुकुलन किसका उदाहरण है? यीस्ट से। ठीक है। तो यीस्ट कोशिका एक छोटी कली निकलती है, मुकुल निकलता है, एक आप उभार आप कह सकते हो, प्रवर्ध कह सकते हो, जिससे नई कोशिका बनती है और यीस्ट में मुकुलन होता है। शैवाल में होता है विखंडन, विखंडन या फिर खंडी भवन। शैवाल तालाबों में हरे अवपंखी गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। ये प्रक्रिया तेजी से पूरा क्षेत्र कवर कर लेती है। बीजाणु निर्माण, तो बीजाणु निर्माण होता है मॉस, फर्न और कवक में। अलैंगिक जनन का उदाहरण है बीजाणु निर्माण मॉस, फर्न और कवक में। तो ये हो गए आप अलैंगिक जनन का। पुष्पों के प्रकार में ये इंपॉर्टेंट है, नीचे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक लिंगी पुष्प कौन से हैं? जिसमें केवल नर होगा या फिर मादा अंग होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे पौधे में, केवल नर या मादा होगा। मक्का, पपीता, खीरा, ककड़ी, ये उदाहरण है एक लिंगी के। बाकी द्विलिंगी में आपके सरसों, गुलाब, पिटूनिया, ये द्विलिंगी है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, मक्का, पपीता, खीरा, ककड़ी एक लिंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? पर्ण है, जो पत्ती है उसके कोरों पर मुकुलन होता है ब्रायोफिलम की पत्ती में। ठीक है। तो ये ब्रायोफिलम हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन का आपको बता दिया है। जब ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारे से कलियां निकलकर नए पौधे में विकसित होती तो इससे किस प्रकार का प्रजनन शामिल होता है? तो ये कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। कायिक यानी पेड़ पौधे के कायिक भाग है, जड़, तना, पत्ती, इनसे हो रहा है जनन, तो ये कायिक हो जाएगा। निषेचन के बाद जब पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं तो अंडाशय किस रूप में विकसित हो जाता है? अब देखिएगा, आप मादा जननांग देखते हो पौधे के, यानी बात करते हैं अपन स्त्री केसर की, तो उसमें आपका जो अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। तो बीजांड विकसित होता है बीज में, और पूरा जो अंडाशय है, तो ये अंडाशय पूरा विकसित हो जाता है फल में। अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है। तो अंडाशय पककर फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में। ठीक है। बीजांड बीज में, बाह्य दल पंखुड़ियाँ ये मुरझाकर गिर जाती हैं। तो फल की जो अपन को फल फ्रूट होता है वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय होता है। ठीक है, जो निषेचन के बाद की प्रक्रिया है। ब्रायोफिल्म का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के लिए नए पादपों को विकसित करता है? ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा, जो पत्ती है उनमें पर्णकोर से नया पादप, यानी जो मुकुल है, पर्णकोर है, वहां से नया पौधा तैयार होता है। पर्णकोर का अर्थ है पत्ती का किनारा। तो ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारों पर ही नए पौधे विकसित होने की क्षमता होती है। अगला यहाँ पर ये 11 क्वेश्चंस तो हो गए आपके पादपों में जनन। नेक्स्ट, जंतुओं में जनन से भी सवाल है, जैसे कि लार्वा का उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क मेढक में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है कायांतरण। मेढक, वयस्क मेढक कैसे बनता है? पहले लार्वा होता है, उसके बाद टेडपोल, और टेडपोल के बाद वयस्क मेढक है। तो ये लार्वा से, टेडपोल से होता हुआ वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया है, ये कायांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कायांतरण। इसी प्रकार से कायांतरण रेशम के कीड़े में भी, लार्वा जो कैटरपिलर से प्यूपा है, फिर वयस्क तितली है वो बनती, वो भी कायांतरण होती है। कायांतरण का नियंत्रण थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। जल में आयोडीन की उपस्थिति टेडपोल के कायांतरण के लिए अनिवार्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा कि जल में आयोडीन की उपस्थिति है टेडपोल के कायांतरण। तो कायांतरण के लिए जो हार्मोन नियंत्रित करता है वो है थायरोक्सिन हार्मोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है? आंतरिक और बाह्य। जैसे ह्यूमन में आंतरिक निषेचन होता है, मछली, मेढक, इसमें बाह्य निषेचन। जब नर और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा के शरीर से बाहर होता है तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इसके उदाहरण में मछली, मेढक, स्टारफिश हो जाएंगे बाह्य निषेचन में। आंतरिक निषेचन होता है मुर्गी, मनुष्य, गाय। जहाँ निषेचन है नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, वो मादा शरीर के अंदर मिलते हैं, वो आंतरिक निषेचन है। अब देखिए, कोयला पेट्रोलियम से एक सवाल पूछा गया कि आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए डामर के स्थान पर निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है? तो डामर की जगह बिटुमिन। सड़कें बनाई जाती है वो किससे बनती है? बिटुमिन से बनती है। ये पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, तो बिटुमिन का उपयोग होता है। अन्य आप देखेंगे पेट्रोलियम के अलग अलग संगठक देखेंगे तो उसमें
एलपीजी है जो घरों में काम आती है, पेट्रोल मोटर में काम आता है, मिट्टी का तेल स्टोव में, लैंप में, जेट विमान में, डीजल भारी मोटर वाहनों में, विद्युत जनित्र में, स्नेहक तेल आप लुब्रिकेशन में रहते हो, पैराफिन मोम होता है जो मोमबत्ती वैसलीन बनाने में काम में आता है। अब कक्षा 6 शरीर में गति का एक ईजी सा सवाल आप देखेंगे। निम्नलिखित में से सजीवों में से किस सजीव में अस्थियां होती हैं जो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती है? अस्थियां होती हैं तो इसमें सांप हो जाएगा, तिलचट्टा, केंचुआ, घोंगा। ये गति के लिए सहायक अस्थियां नहीं है। सांप में के सजीव में अस्थियां हैं शरीर की गति में सहायक होती है, तो सांप में शरीर की गति है वो होती है अस्थियों से। तो सांप के शरीर में एक लंबी रीढ़ की हड्डी और कई पतली अस्थियां होती हैं जो परस्पर जुड़ी रहती हैं। ये अस्थियां और उनसे जुड़ी मांसपेशियां सांप को लूप बनाकर आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो कैंचू के शरीर की बात करें तो इसमें कोई अस्थि नहीं होती, ये केवल मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से गति करता है। मसल्स के संकुचन और विस्तार से करता है कैंचुआ। घोंगा अपने पेशी पाद की सहायता से चलता है और उसका बाहरी कवच कंकाल तो है लेकिन अस्थियों का बना नहीं होता घोंगा में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तिलचट्टा की बात करें तो इसमें बाह्य कंकाल होता है, इसके पास चलने के लिए 3 जोड़ी पैर और उड़ने के लिए 2 जोड़ी पंख होते हैं। कैंचू आपको बता दें इसमें छोटे छोटे शूक होते हैं जो मिट्टी में पकड़ बनाने में मदद करते हैं। मछली इसके शरीर में धारा रेखी आकृति और पंख जल में तैरने में सहायक होते हैं। अब कक्षा 6 का एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूवमेंट यानी संचलन को दर्शाता है लेकिन गमन नहीं दर्शाता है? मूवमेंट हो रहा है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, तो पौधे हैं, पौधे में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है, लेकिन जगह परिवर्तित है, लोकोमोशन नहीं है उसमें। तो ये बाकी कुत्ता, पक्षी, मानव ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब बात करते हैं किशोरावस्था की ओर से 3 सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मानव पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता का भाग माना जाता है? कि लैंगिक परिपक्व हो गया है उसके लिए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पुरुषों में कूल्हों में वसा का जमाव, ऊंचाई में वृद्धि, आवाज़ का भारीपन, वजन में वृद्धि। देखिए उम्र के साथ में वजन बढ़ता है, ऊंचाई भी बढ़ती है, कूल्हों में वसा का जमाव होता है। ये तो 1 से 2 साल में आएंगे, 2 से 3 साल में आएंगे, उस दौरान भी ये परिवर्तन आएंगे। लेकिन जो लैंगिक परिपक्वता, जो आवाज़ में भारीपन आएगा ना, वो बाद में आता है। वो एक लैंगिक परिपक्वता को दर्शाता है। पुरुषों में आवाज़ का भारीपन है, मतलब पुरुषों की जो पिच होती है, पिच कह सकते हो, आवृत्ति कह सकते हो, तारत्व कह सकते हो, वो काफ़ी कम होता है। महिलाओं में ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज़ वो तीखी होती है, पुरुषों की भारी होती है। तो ये लैंगिक परिपक्वता को दर्शाता है। इसमें एक कारण आता है, मानव का जो एडम्स एप्पल है, जो अपने गले में एडम्स एप्पल कंठमणि है, वो उभार आ जाती है, वो बाहर आ जाती है। इसके कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, भर्राने लगती है, भारी हो जाती है। कूल्हों में वसा का जमा मुख्य रूप से लड़कियों में यौनारंभ का लक्षण है। ऊंचे और वजन में वृद्धि सामान्य शारीरिक विकास है जो स्त्री पुरुष दोनों में समान रूप से देखने को मिलती है। अब देखिएगा लड़कों में लिंग्स लड़कियों की तुलना में अधिक बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा आवाज़ में भारीपन देखने को मिलता है। और गौण लैंगिक जो लड़के लड़कियों को पहचानने में मदद करते हैं, ऐसे लक्षण हैं जो हार्मोन वगैरह। निम्नलिखित में से क्या बालकों में यौनारंभ का लक्षण है? बालकों में, लड़कों में यौनारंभ मूंछों का बढ़ना, ये करते हैं सिर का बालों का, ये तो हर किसी के होता है, लेकिन यौनारंभ जो केवल मानव में लड़कों में हो तो मूंछों का बढ़ना, लड़कियों में नहीं होगा। तो ये पता चल जाता है प्यूबरिटी या फिर यौनारंभ जिसमें लड़कों के चेहरों पर बालों का आना, मूंछें उगना, दाढ़ी आना, ये एक गौण प्रमुख गौण लैंगिक लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं, दिए गए कथन ए और आर को पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। महिलाओं में यौवन की शुरुआत पुरुषों की तुलना में पहले होती है, लेकिन दोनों 18 से 20 वर्ष की आयु तक अपनी अंतिम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो करेक्ट है। मानव की लगभग वृद्धि है, विकास है हाइट में, वो 18 से 20 वर्ष की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है। और महिलाओं में यौनारंभ थोड़ा पहले होता है, यद्यपि पुरुषों में यौवन देर से शुरू होता है, लेकिन उनकी वृद्धि महिलाओं की तुलना में अधिक तीव्र होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट, क्या आर ए की सही व्याख्या है? स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यौनारंभ देरी से शुरू होता पुरुषों में, वृद्धि महिलाओं की तुलना में अधिक तीव्र होती है, लेकिन आर ए की व्याख्या थोड़ा ही करता है। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। 18 से 20 वर्ष की आयु तक अपनी अंतिम ऊंचाई तक जाना और ये डिले होना वृद्धि में, यौनारंभ पहले, इसका कोई रिलेशन है नहीं। तो ए आर और ए दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कारण आर भी सत्य है क्योंकि लड़कों में वृद्धि की दर अक्सर लड़कियों की तुलना में अधिक तीव्र और लंबी अवधि तक चलती है, लेकिन लड़कों की तीव्र वृद्धि इस बात का कारण नहीं कि लड़कियों में यौनारंभ पहले शुरू होता है। लड़कों में वृद्धि ये नहीं दर्शाती कि लड़कियों में पहले यौनारंभ हो जाए। ये दोनों अलग अलग फैक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बाकी 18 वर्ष तक अधिकतम हाइट प्राप्त कर लेते हैं। अंतिम सवाल, एसिड बेस और साल्ट का, मैंने केमिस्ट्री का जो कोर्स कराया था
उसमें 9-10 के साथ ये कक्षा 7 का एसिड बेस साल्ट का भी डाला था, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कैंडिडेट को पता नहीं रहती। लिटमस पेपर के अलावा निम्नलिखित में से किस सूचक का उपयोग विलेन की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो हल्दी और लाल पत्ता गोभी का रस। ये लिटमस पेपर के अलावा एक आप कह सकते हो प्राकृतिक सूचक की भांति कार्य करते हैं, हल्दी और लाल पत्ता गोभी का। कैसे? इसके अतिरिक्त गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी हैं। हल्दी क्षारीय विलयन में लाल रंग हो जाती है, जबकि अम्लीय विलयन में पीली ही रहती है। लाल पत्ता गोभी का रस अम्लीय माध्यम में लाल गुलाबी और क्षारीय माध्यम में हरा पीला हो जाता है, लाल पत्ता गोभी का रस। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर के रूप में गुड़हल है। अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी होता है गुड़हल, और क्षारीय विलयन में हरा कर देता है। फिनोप्थलीन है एक कृत्रिम सूचक है जो क्षारीय विलयन में गुलाबी और अम्लीय में रंगहीन रहता है। फिनोप्थलीन है क्षार में गुलाबी लेकिन अम्ल में चेंज नहीं। बाकी लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है, आप अनिल कहते हो। अम्ल नीले को लाल कर देता है, अनीला अम्ल नीले को लाल। लाल लिटमस क्षार में नीला हो जाता है, मतलब शालिनी क्षार है लाल को नीला कर देते हैं। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखे ये लगभग 20 सवाल, और ये लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए। वैसे टोटल ये विथ एक्स्ट्रा फैक्ट टोटल क्वेश्चंस 2525 ई बुक चैप्टर वाइज, जो भी चैप्टर जैसे आप देखना चाहते हो मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे विविध क्वेश्चंस में। और विविध में थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं। बाकी चैप्टर वाइज आप ई बुक हमारी वेबसाइट और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। कूपन कोड लगा लेना जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं उसके लिए, TGRAM25। बाकी शुरुआत में आपको बताया TTG के कूपन कोड है जहाँ से 10% और यहाँ से आपको मैक्सिमम 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप 25-26 के आप ग्रुप डी के टोटल 25 क्वेश्चंस की ई बुक ले रहे हो, या फिर आप कक्षा 6 से 8 बायोलॉजी की 15 चैप्टर की ई बुक ले रहे हो जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में जो फैक्ट रहते हैं, या फिर पूरी NCERT आप 9-10 की ले रहे हो, इसके अतिरिक्त 2024 रेलवे के NCERT की ले रहे हो, तो कोर्स में ये सारी ई बुक एक साथ आपको मिल जाती है। और साथ साथ में वीडियो भी है, तो वो थोड़ा कम प्राइस में हो जाएगा। आप ये टोटल अलग अलग आप ई बुक लेंगे तो लगभग आपके 400-500 रुपये में पड़ेगी। और ये TGRAM25 लगा लेना, 300-350 में सारी ई बुक है, वीडियो वगैरह आपको मिल जाए। तो आपके पास एक आध लेनी चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो देख लेना कैसे लेनी है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।